स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र कंप्लीट करा चुका हूँ। बट आज हम उस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। आंकिक प्रश्न करेंगे चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र के। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले हैं। अर्थात एक गोला कुछ इस प्रकार का है और एक गोला कुछ इस प्रकार का है और ये एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। अब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो कुछ इस प्रकार से ये 30 सेंटीमीटर हो गया बेटा। पहले गोले पर आवेश 2 गुना 10 की घात -7 कूलम और दूसरे गोले पर 3 गुना 10 की घात -7 कूलम है। अब इन दोनों आवेशित गोलों के मध्य बल की गणना करनी है। प्यारे बच्चों, बल का फॉर्मूला वही कूलम के नियम से F = K Q1 Q2/r²। बट यहाँ पर ये जो आवेश की इकाई है, आवेश का मात्रक है कूलम, SI यूनिट में है और सेंटीमीटर CGS यूनिट में है। तो आप इसे भी SI यूनिट में MKS पद्धति में चेंज करेंगे और MKS पद्धति में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। प्यारे बच्चों, 1 सेंटीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर होता है 1 गुना 10 की घात -2 मीटर। अर्थात 1 सेंटीमीटर के इतने मीटर होते हैं। बट आपको तो 30 सेंटीमीटर को बनाना है, तो 30 सेंटीमीटर 30 गुना 10 की घात -2 मीटर। अब इनके मध्य बल F = K Q1 Q2/r²। K Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। ये था बेटा कूलम का नियम। अब कूलम के नियम से हमने इसे सोल्व किया तो F = क्योंकि वायु में दोनों आवेशित गोले हैं तो K का मान यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई ε0 Q1 अर्थात 2 × 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई 3 × 10⁻⁻7 अपॉन r²। दूरी ये है तो हम r² करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई 30 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2। अब से सोल्व किया तो F = यार बच्चों 9 गुना 10 की घात 9, ये इसका मान होता है। देखिए 2 की मल्टीप्लाई हमने 3 में कर दी तो 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 -14 अपॉन। प्यारे बच्चों देखना, इस 3 की मल्टीप्लाई केवल 3 में कर रहा हूँ तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में होने के बाद 9 आ जाएगा और बचेगा हमारे पास 10 की पावर 1 और यहाँ पर भी 10 की पावर 1, तो 10 की घात 2 मल्टीप्लाई 10 की घात -2 मल्टीप्लाई 10 की घात -2। कुछ इस प्रकार से सोल्व होकर के ये वैल्यू आ रही है। अब इसे सोल्व किया तो प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से हमारा मान निकल करके आएगा कि F = अर्थात F = देखिए इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात +2 है, 10 की घात -2 तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा 6 गुना 10 की घात 9 और यहाँ से ये तो कैंसिल हो गए, 10 की घात -2 भी ऊपर जाके 10 की घात +2 हो जाएगी तो 10 की घात 11, 9 ये रही +2 ये गुना 10 की घात -14। तो F का मान हमारे पास कुछ इस प्रकार से निकल कर गया कि 6 गुना 10 की घात -3 न्यूटन। तो पहले सवाल आपके सामने ये था और इसका आंसर कुछ इस प्रकार से निकला है। तो हमने आपके सामने रखा बेटे पहले सवाल का आंसर। हेलो बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटे क्या कह रहे हैं कि दो समान धातु के गोले प्लस 10 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम के आवेश से आवेशित हैं। अर्थात दो गोले हैं, उन पर इतना आवेश है।
तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ये एक आवेशित गोला है और ये कुछ एक आवेशित गोला है, इस पर 10 माइक्रो कूलाम है। प्यारे बच्चों माइक्रो कूलाम को जब हम कूलाम में चेंज करते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं 10 गुना 10⁻⁻6 कूलाम। सेम इसी प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं -20 गुना 10⁻⁻6 कूलाम। माना ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। अब देखिए यदि इन्हें एक दूसरे के संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी पर रख दें, देखिए अब इन दोनों गोलों को एक दूसरे के संपर्क में लाया गया है। गोलों पर आवेश +10 माइक्रो कूलाम और -20 माइक्रो कूलाम है। अब इन्हें संपर्क में लाए तो बेटे संपर्क में लाने के बाद होता क्या है, जैसे ही गोलों को संपर्क में लाते हैं तो देखिए संपर्क में लाने के बाद यहां से हल इसका शुरू हो जाएगा, सॉल्यूशन यहां से इसका शुरू स्टार्ट हो जाएगा। संपर्क में लाने के बाद पहले गोले पर जो आवेश होगा वो दोनों गोलों को जोड़ देंगे। संपर्क में लाने के बाद हो जाएगा Q1 + Q2/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना बेटे। तो 10, लेकिन यहां पर कितना है -20 है तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा /2। तो सॉल्व किया हमने, 10 में से 20 घटाए -10/2 और हल होकर के आगे -5 कूलाम माइक्रो कूलाम। ये वैल्यू हमारी 5 माइक्रो कूलाम की आ रही बट माइनस के। अब हम कह सकते हैं कि जैसे ही दोनों गोलों को हम संपर्क में लाए, अब इन गोलों पर जो आवेश हो जाएगा, पहले गोले पर भी -5 माइक्रो कूलाम होगा, दूसरे गोले पर भी -5 माइक्रो कूलाम होगा। और हमारा जो चित्र बनेगा, हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि -5 माइक्रो कूलाम और इस गोले से r दूरी पर स्थित ये दूसरा गोला है और इस पर भी अब -5 माइक्रो कूलाम आवेश आ गया। अब भी कह रहा है कि संपर्क में लाने के बाद पुनः उसी दूरी पर रखें, इसलिए हमने r दूरी पर ही रखा है। तब दोनों आवेशों में बल का अनुपात का मतलब यह है कि जब हमने दोनों गोलों को संपर्क में नहीं लाए थे तब इन पर लगने वाला बल, और यहां पर हम संपर्क में लाए तब इन पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। देखिए कोई भी राशि हमें एमकेएस पद्धति में या ऐसा यूनिट में नहीं दे रखी। जैसे हमारे पास दूरी है, अगर दूरी एमकेएस में ऐसा यूनिट में होती तब हम इस माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, आसान करने के लिए, सरल करने के लिए हमें आवश्यकता ही नहीं है कि हम माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करें। जैसे यहाँ पे माइक्रो कूलाम है, यहाँ पे माइक्रो कूलाम है, इसे कूलाम में चेंज ही मत करो। इसलिए मैं यहाँ पर 10⁻⁻6 को यहाँ से रिड्यूस कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ और खुद माइक्रो कूलाम में ही वैल्यू लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें दूसरी यूनिट की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये तो बेटे तब करते हैं अगर एक यूनिट अलग पद्धति में हो, दूसरी यूनिट अलग पद्धति में हो, एक मात्रक दूसरी पद्धति का, दूसरा मात्रक दूसरी पद्धति का, तब उन्हें एक ही पद्धति में चेंज करते हैं, चाहे वो एमकेएस हो, चाहे फिर सीजीएस हो या फिर ऐसा यूनिट जो भी हो। प्यारे बच्चों जब हमने संपर्क में नहीं लाए थे तब मान के चलो इन पर बल था F, और F का मान कितना हो जाएगा कि Q1 Q2। Q1 की वैल्यू बेटे कितना है 10 मल्टीप्लाई Q2, और Q2 का भी बेटे परिमाण कितना -20 और अपॉन r²। तो हल होकर हमारा आ गया F = ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा K मल्टीप्लाई 200 अपॉन r², क्योंकि हमारे पास दूरी तो है ही नहीं। ये वो है बल जब हमने संपर्क में नहीं लाए थे। बट अब संपर्क में लेकर के आए, मान के चलो संपर्क में लाने के बाद बल हो गया F', बल हो गया F'। लिख लेना यहाँ पर कि संपर्क, माना संपर्क में लाने के बाद बल F' हो गया, तो F' की वैल्यू बेटे फॉर्मूला यही यूज करेंगे K Q1 Q2। अब Q1 की वैल्यू कितनी है -5
मल्टीप्लाई Q2 की वैल्यू भी कितनी है -5 अपॉन आर स्क्वायर। ये एफ डैश वो है बेटे जब हम संपर्क में लाए। क्वेश्चन क्या कह रहा था, अब देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे हम। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं के मल्टीप्लाई 25 अपॉन आर स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा था कि संपर्क में लाने से पहले वाला बल और संपर्क में लाने के बाद वाले बल का क्या ज्ञात करना है आपको, अनुपात। इस वर्ड पर फोकस करिए, अनुपात। तो अब इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों बल को भाग दे देंगे और भाग देने से हमारे पास क्या निकल जाएगा, दोनों बलों का अनुपात। अनुपात वही तो होता है। तो प्यारे बच्चों, अनुपात ज्ञात करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार एफ अपॉन एफ डैश, एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू, देखिए एफ की वैल्यू कितनी है बेटे, माइनस के मल्टीप्लाई 200 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें भाग देना है एफ डैश से, और एफ डैश की वैल्यू के मल्टीप्लाई 25 अपॉन आर स्क्वायर है ना, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, भाग की बजाय जब हम गुणा करते हैं ना तो जस्ट अंश को हर में पहुंचा देते हैं, हर को अंश में पहुंचा देते हैं, अर्थात आर स्क्वायर जो कि अंश था वो हर बन गया अपॉन के मल्टीप्लाई 25। अब देखिएगा के से ये के कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और एफ अपॉन एफ डैश अर्थात जो अनुपात हमें ज्ञात करना था वो निकल करके आ जाएगा 200 अपॉन माइनस के माइनस 200 अपॉन 25। भाग देने के बाद f अपॉन एफ डैश की वैल्यू कितनी आ रही है बेटे, -8। तो यहां से अनुपात जो निकल करके आया बेटे, f अपॉन एफ डैश का अनुपात, यही तो होता है अनुपात भाग, तो कितना आ जाएगा -8 अनुपात, जहां पे यहाँ पे हर में कुछ है ही नहीं तो हर में कितना माना जाता है 1, तो -8 अनुपात 1 इसका बेटे ये आंसर है। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है कि भुजा ए वाला एक समबाहु त्रिभुज, अर्थात एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं ए हैं। इसके शीर्ष पर, यानी एक शीर्ष ए, एक शीर्ष ए और तीसरा शीर्ष ए, दो शीर्ष ए ई पर समान आवेश क्यू रखे हुए हैं। एक समान आवेश क्यू है और ये समान आवेश क्यू है। त्रिभुज के बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, अर्थात बिंदु सी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस बिंदु पर भी ज्ञात करनी होती है, सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले हम उस पॉइंट पर एक धन परीक्षण आवेश लेकर के आते हैं, और धन परीक्षण आवेश यानी क्यू नॉट लेकर के आते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम क्यू नॉट आवेश को यहाँ पर लेकर आए। धन परीक्षण आवेश की प्रकृति सदैव धनात्मक ही होती है। यह काल्पनिक आवेश होता है, प्रकृति इसकी केवल धनात्मक होती है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ये। प्यारे बच्चों, इस क्यू के कारण इस सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन किस ओर होगी। देखिए मान के चलो ये धनात्मक आवेश है और ये तो धनात्मक ही होता है, तब ये इसे अपने से दूर प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात बिंदु ए पर जो क्यू आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी डायरेक्शन बेटे कुछ इस प्रकार से होगी। क्योंकि हमें पता है जो धनात्मक परीक्षण आवेश की चलने की ही दिशा होती है वही तो विद्युत क्षेत्र की भी दिशा होती है, इसलिए ये डायरेक्शन होगी। हमने मान लिया ये बिंदु ए के कारण तीव्रता बनी है, इसका मान हमने मान लिया E1। अब चलते हैं बेटे बिंदु बी की ओर। बिंदु बी पर भी एक क्यू आवेश रखा है और क्यू आवेश इस क्यू नॉट आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित करेगा तो ये क्यू नॉट गति करेगा कुछ इस ओर। तो इस बिंदु बी के कारण जो बनेगी तीव्रता उसकी डायरेक्शन हमारी कुछ इस प्रकार से होगी। मान के चलो वो तीव्रता बन रही है E2। तो सबसे पहले हम E1 और E2 के मान ज्ञात करते हैं, लेकिन सवाल में क्या कहा गया, सवाल में क्या है, बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता अर्थात इनका परिमाण यहां पर चाहिए। तो प्यारे बच्चों, बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 है। देखिए E1 का मान कितना हो जाएगा, फॉर्मूले से के क्यू अपॉन दूरी कितनी है ए स्क्वायर। इसी प्रकार से हम बिंदु बी पर क्यू आवेश है और बिंदु बी पर जो क्यू आवेश है इसके कारण तीव्रता E2, इसके कारण
इसका मान हो जाएगा के क्यू, दूरी यहाँ की भी बेटे अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन अब एक मेन पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपके सामने देखिए, अगर दोनों विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता बन रही है अगर कुछ इस प्रकार से होती, इस डायरेक्शन में होती दोनों तीव्रताएं, तब आप E1 और E2 का योगफल करते। बट अगर E1 कुछ इस डायरेक्शन में होती और E2 इस डायरेक्शन में होती, तब परिमाणी तीव्रता यानी परिणामी तीव्रता याद करने के लिए आप इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। बट यहाँ पर तो सिचुएशन ही कुछ और है। अब ये सिचुएशन क्या है, यहाँ पर सिचुएशन बेटे कुछ इस प्रकार से है कि E1 इधर है और E2 इधर है, ना तो ये इस डायरेक्शन को फॉलो कर रही है और ना ही इस डायरेक्शन को फॉलो कर रही है। तो अब क्या करें, अब चलते हैं क्लास 11th में, एक साल पीछे चलो आप, और पीछे जाने के बाद वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ो। और वेक्टर वाले चैप्टर में बेटा जी आपने ध्यान से पढ़ो, अगर दो वेक्टर हो, अगर वेक्टर वाले चैप्टर में दो वेक्टर हो तो इनका परिणाम, इनका जो परिणाम होता है बेटे ये ज्ञात करने के लिए, यानी परिणामी वेक्टर आप कैसे ज्ञात करते थे, कुछ इस प्रकार से ज्ञात करते थे, r बराबर E1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस E2 वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला होता था। मेरे प्यारे बच्चों वही वेक्टर का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, अर्थात परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए, परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए E बराबर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला याद रख लो, E1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस E2 वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos थीटा, E1 E2 और cos थीटा। ये कहाँ से आया, क्लास 11 में बेटे परिणामी वेक्टर जो आप याद करते थे। बस इस फॉर्मूला में आपको मान रखना है और आपकी परिणामी तीव्रता बिंदु C पर आ जाएगी। बट आप फिर ये बात कहोगे सर E1 वेक्टर का मान, E1 का मान ज्ञात कर लिया, E2 का मान ज्ञात हो गया, बट समस्या तो फिर आ गई। भैया समस्या क्या आई, अब सर समस्या तो ये आ गई, ये कोण कहाँ से आया, कहीं भी क्वेश्चन में तो कोण नहीं दे रखा, लेकिन प्यारे बच्चों घबराते क्यों, इसका भी हल यहीं पर छुपा पड़ा है। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण कितना होगा 60 डिग्री, ये कोण भी कितना होगा 60 डिग्री, और ये कोण भी कितना होगा 60 डिग्री। और याद रखना ये कोण 60 है तो अब ये कोण भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे कोण कितना दे दिया 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर दी है। तो इस फॉर्मूले में आप मान रखेंगे तो हमारे जो मान ज्ञात होकर के आएगा E का, तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा, E बराबर अंडर रूट, यार बच्चों E1 की वैल्यू कितनी है, देखिए E1 स्क्वायर प्लस, और ये जो E1 है और E2 है ध्यान से देखना ये दोनों सेम है, प्लस हम इसे लिख सकते हैं E1 स्क्वायर। आप कहोगे सर यहाँ तो E2, अरे भैया यहाँ पे देखो इनके मान E1 और E2 दोनों इक्वल थे ना, तो हमने E2 की जगह भी E1 ही लिख दिया, प्लस 2E1 इंटू E1 इंटू कोस, अब थीटा की जगह बेटे 60 डिग्री। बस इस आपको सोल्व करना है और आपका आंसर आपके हाथ में है। अब देखिए मैं किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करता हूँ। प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन हमारे पास कुछ इस प्रकार से निकलेगा कि परिणामी तीव्रता बिंदु C पर जो परिणामी तीव्रता E होगी उसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी, देखिए E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस देखिए 2E1 E2, 2E1 और E2 की जगह भी हमने E1 ही रखा है, तो 2E1 स्क्वायर मल्टीप्लाई cos 60। बेटा cos 60 का जो मान होता है याद रखना, जो sin 30 की वैल्यू होती है, अर्थात sin 30 की कितनी होती है 1/2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो E बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए एक E1 स्क्वायर, 2 यहाँ पे भी E1 ही है ये, तो एक E1 स्क्वायर ये रहा, एक E1 स्क्वायर ये रहा, 2 E1 स्क्वायर और एक ये रहा 3 E1 स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से मान निकल कर क्या है। प्यारे बच्चों हम इसे सोल्व करते हैं, अंडर रूट में तो है 3, बट E1 का भी स्क्वायर है और उसका वर्गमूल भी है, जब इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू होगी हमारी E1। अंडर रूट पे जब स्क्वायर हो तो अंडर रूट भी और स्क्वायर भी दोनों खत्म हो जाते हैं। अब इसका वैल्यू रखते हैं E बराबर √3 मल्टीप्लाई, देखिए E की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू KQ अपॉन A स्क्वायर, और इस प्रकार से हमारा E की वैल्यू हमारे पास ज्ञात होकर ये बेटे इस K का मान रख देंगे
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, √3 सेम रहेगा, Q/a², और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 की। ये जो आई है हमारी वैल्यू, ये आई है बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता की। इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कवर किया है। कल के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को कवर करेंगे। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।